नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। हरियाणा विशेष में स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानेसर में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। इन योजनाओं के पूरा होने के बाद जयपुर का सफर और भी आसान होगा। इन योजनाओं में 90 करोड़ की लागत से बनने वाला मानेसर एलिवेटेड फ्लाईओवर, 35 करोड़ की लागत से बिलासपुर चौक फ्लाईओवर, 38 करोड़ की लागत से बावल चौक फ्लाईओवर और 200 करोड़ की लागत से धारूहेड़ा बाईपास और कापड़ीवास चौक फ्लाईओवर। जयपुर की तरफ मसानी बैराज पर 2 लाइन का निर्माण, एम्बियंस मॉल, 103 करोड़ की लागत से बने यूटर्न अंडरपास का भी शुभारंभ किया गया। जयपुर का भी हाईवे चालू करने से इस रोड में काफी राहत होगी और मेरा विश्वास है कि ये हाईवे बनने से हरियाणा के प्रगति और विकास के लिए इसका काफी उपयोग होगा। जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कुछ प्रस्ताव दिए थे, एक प्रस्ताव है द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का। ये करीब 10,000 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। ये 2022 में पूरा हो जाएगा। पर इसमें और एक बड़ी बात हमने की है कि यहाँ से हरियाणा के लोगों को दिल्ली जाने के लिए आसान हो, इसलिए 3.6 किलोमीटर की 8 लेन की शैलो टनल भी हम बना रहे हैं, जिससे हरियाणा और पश्चिम दिल्ली के लोगों को एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी और साउथ दिल्ली को एयरपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेस जुड़ने तक 5 किलोमीटर का टनल भी बनाया जाएगा और ये भी काम इसी साल एंड तक हम पूरा करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे। मुझे और एक बात की खुशी है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे जो है वो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है। हरियाणा के बहादुरपुर, रोहतक, झज्जर, कैथल एवं जींद से होकर जाएगा और इसका हरियाणा में काम भी जोरों से शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है कि हरियाणा के बैकवर्ड एरिया के विकास में ये हाईवे भी बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पास कुछ मांग की थी, एक पलवल जिले में पलवल अलीगढ़ मार्ग को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए इंटरचेंज निर्माण करने के संबंध में अलीगढ़ पलवल रोड को ईपी से जोड़ते हुए इंटरचेंज के निर्माण का कार्य जून तक शुरू हो जाएगा और उनकी मांग ये पूरी होगी। दिल्ली सिरसा राजमार्ग के घुघुर NH9 मिर्जापुर जंक्शन फुल क्लोरलिथ इंटरचेंज निर्माण के संबंध में ये भी प्रस्ताव मंजूर किया है, उसका DPR बनाने के आदेश हुए हैं। नांगल ग्राम नांगल कालिया में बस स्टैंड के समीप NH 148B पर आपने अंडरपास निर्माण करने में मांग की थी, वो ग्रामवासियों की आवश्यकता को ध्यान में लेते हुए चेंज ऑफ स्कोप के तहत अंडरपास निर्माण कराया जा रहा है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए हैं उसमें चाहे ये हमारा मुंबई पुणे का जो एक्सप्रेस वे है, चाहे अभी चर्चाएं द्वारका एक्सप्रेस वे की मैं माननीय गडकरी जी से कर रहा था और ये जब भी हरियाणा में आए हैं तो उसको स्मरण कराया है कि मनोहर लाल ने कह दिया ये छोटी सी सड़क है और उसके ऊपर शायद 7,000 करोड़ रुपया लग गया। मैं माननीय गडकरी जी को जरूर कहूंगा कि ये बहुत बार आपने याद कराया है, अगर आप बार बार याद कराते रहेंगे तो हम शायद नया काम आपको और बता ही नहीं पाएंगे। इसलिए कृपया इसको याद कराना बंद कर दें और आपने जितने काम किए हैं हम पूरा सम्मान के साथ इसका श्रेय आपको देते हैं। हमारे हरियाणा में 17 नेशनल हाईवेज ये मंजूर हुए हैं, 11 पर अभी काम चल रहा है, 6 हाईवेज और ऐसे हैं जिसका बहुत शीघ्र और ये काम होने वाला है। न केवल 17 नेशनल हाईवेज हरियाणा स्टेट के अंदर है, हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है, बल्कि 3 बड़े जिसको मैं कहूंगा कि एक्सप्रेस वे, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे जिसकी चर्चा की है, उसके बनने के बाद हरियाणा का ये जो दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें विकास होगा। एक एक्सप्रेस वे बनने के बाद केवल वो सड़क नहीं बनती है, केवल एक रास्ता ऐसा नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, बल्कि उस सड़क का जहां से जहां तक वो जाता है उसके साथ रोजगार, आर्थिक विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कितने ही काम और स्वाभाविक इसमें हो जाते हैं। तो इसलिए नेशनल हाईवेज का और नेशनल जो हमारे एक्सप्रेस वेज का जो आपने सौगात दी है, इससे हरियाणा को नौजवान को रोजगार मिलेगा, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। इस प्रकार जो दूसरा एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से कटरा ये मंजूर आपने किया है, इससे कम से कम हरियाणा के 3 जिले रोहतक है, जींद है, कैथल है, इन जिलों के लोगों को और उसी प्रकार की सुविधा मिलेगी।
कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह ने परियोजनाओं के उद्घाटन को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इन परियोजनाओं से हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलेगा। सौभाग्य रहा है कि 2004 से लेकर के आज तक 2022 तक गुड़गांव का प्रतिनिधित्व मैं लोकसभा के अंदर करता आया हूं। जनता का आशीर्वाद रहा है और पार्टी का सहयोग रहा है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको आज सूचित करना चाहता हूं जनता के सामने कि 2004 के अंदर जब मैं पहली बार यहां से एमपी बना था तो गुड़गांव की रोड्स की क्या दशा थी और आज क्या है उसका उल्लेख अगर मैं नहीं करूंगा आज के दिन तो और कोई करेगा नहीं। गुड़गांव के अंदर अंडर पासेस का बड़ा अभाव था। सबसे ज्यादा डेवलप शहर हमारे अगर प्रांत का है तो गुड़गांव है। सबसे ज्यादा राजस्व हरियाणा के अंदर अगर किसी जिले से मिलता है तो गुड़गांव से मिलता है। गुड़गांव पुराना और गुड़गांव नया अगर दोनों की तुलना करी जाए तो पुराना गुड़गांव तो चांदनी चौक जैसा है और नया गुड़गांव सिंगापुर जैसा है। क्योंकि आज पंचगांव की धरती पे हम बैठे हैं। पिछले दिनों विधानसभा में भी ये चर्चा हुई थी कि एक बहुत लंबी मांग है एमईएस की सड़क है पंचगांव से लेके ताड़ू तक की और मुझे लगता है उसके अंदर कई गांव को समस्या आती है। अभी बैठा था राव इंद्रजीत सिंह जी भी यही बात पूछ रहे थे कि इस एमईएस वाली सड़क का कैसे निपटारा होगा। तो ये मैं आज जरूर आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा कि अब ये निर्णय ले लिया कि इसको भी हम स्टेट हेड से पूरी सड़क को कंप्लीट कराकर जनता के लिए समर्पित करने का काम करें। दोबारा मैं तो गडकरी जी का मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि इनने इतनी बड़ी मात्रा के अंदर हरियाणा प्रदेश में आज अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का काम किया। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने बजट पर बोलते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद एक शानदार बजट पेश किया गया। उन्होंने कहा कि बजट में ध्यान रखा गया है कि गरीब आदमी को बजट से कैसे फायदा मिले। इसके साथ ही उन्होंने बिजली विभाग को लेकर भी अहम जानकारी दी है। जैसे हालात थे, कोविड काल गया, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, हमारे देश पे भी बहुत असर था, इंडस्ट्रीज बंद रही। इन सब होने के बाद ऐसे में बिना टैक्स लगाए एक बैलेंस्ड बजट आना, हमारे सीएम साहब ने बहुत तैयारी करके मेरे डिपार्टमेंट को भी बुलाया गया, सब डिपार्टमेंट को अलग अलग उनसे फीडबैक लिया। आम गांव में बैठा आम आदमी से, जिला परिषद के सरपंच के लोगों से, उनसे भी इनपुट लेके फिर एक बहुत इस तरीके से कराया कि आम गरीब आदमी को इसका फ़ायदा कैसे मिले। ये बेसिक इसमें इसे पैरामीटर मान के सारा बजट तैयार करा गया था और बहुत आदर्श बजट आया है। इन लॉस हमारा 14% पे आ जाएगा। अभी हमारा 14.5 है, जब तक ऑडिट होगा मैं समझता हूँ ये 14% पे आएगा। 31% था कांग्रेस के वक्त, 14% मतलब 17% अब नीचे लेके आए हैं। नंबर 2, कुछ मैं आपको डेटा देता हूँ जो तब और अब में एक डिफरेंस क्या है। 2014 में उनके यहाँ 10,665 मेगावाट बिजली बनती थी और हमारे आज 2022 में 12,175 मेगावाट है। ये तो रिकॉर्ड की चीज़ है, ऑडिट हुई चीज़ें हैं। उनकी 2012 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 6740, आज हमारा 12,175 है, उससे डबल हो रहा है। बताइए, बिना ऐसे थोड़े हो गया, पावर डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है तभी हो रहा है। पावर अवेलेबल जो है उस पर मैं बता रहा हूँ, 2014 में 1137 LU पर डे थी। आज हमारी दिसंबर 2021 में, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 1564 LU पर डे है। अब अगली बात बताऊँ, मैक्सिमम डिमांड जो कांग्रेस गवर्नमेंट में थी 2014 की, जब हमने टेक ओवर करा बीजेपी सरकार ने, तब उनकी 8612 मेगावाट थी, 19 करोड़ रुपया यूनिट थी। और आज हमारा जो है 12,120 मेगावाट है, 26.37 करोड़ यूनिट है। सीएम मनोहर लाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी राज्यों में शानदार प्रदर्शन करेगी।
उत्तर प्रदेश पंजाब के नतीजे आने वाले हैं सर। जो एग्जिट पोल है उसमें बम्पर बहुमत जो है वो उत्तर प्रदेश में दिया गया है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो क्योंकि आप लोग मीडिया के लोग हमारे से ज़्यादा जानते हैं, सब लोग फील्ड में घूमते हैं, नीचे जनता से भी बात करते हैं, एग्जिट पोल के नाते वोटर से भी बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ अभी जैसा परिणाम दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश मणिपुर, दो तो हमारी क्लियर कट सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बन रही हैं। जहाँ तक गोवा उत्तराखंड का विषय है वहाँ मार्जिन थोड़ा कम रहेगा, लेकिन सरकारें बनेंगी। हाँ, पंजाब जो है वो हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में तो आता नहीं है। अब देखते हैं गेन करेंगे लगता है, क्योंकि पीछे गठबंधन में आप लड़ते थे तो 30 सीटों, लेकिन लगता है कि क्या गेन करेंगे? गेन तो इतना ही है कि हमको इस बार बहुत बड़े प्रदेश के हिस्से में लगभग 70 सीटों पर 65 सीटों पर लड़ने का ये मौका मिला है। इतनी सीटें हमने कभी नहीं लड़ी। आप हरियाणा को भी देखें, जब हम अकेले लड़े हैं तब हमने 90 की 90 सीटें लड़ते लड़ते और लगभग मैं समझता हूँ कि 10-14 साल के बाद हमने अपनी सरकार बनाई है। पहली बार सरकार बनाना कोई अपेक्षित भी नहीं होता, लेकिन सारे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब एकजुट होकर के लड़ते हैं, तो आगे आने वाले चुनाव में उसका लगातार लाभ। वहीं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया है कि बीजेपी स्वीप कर रही है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी की सरकार अकेली बहुमत में आ रही है। सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश था, सारे हिंदुस्तान का 80 लोकसभा की, बाकी की विधानसभा के ने तो 25 सीट ही नहीं बनती लोकसभा। पंजाब में मेरा भी ये मानना है समझे, पर बीजेपी के लिए बढ़िया बात है कि बीजेपी पहले अलायंस में लड़ती थी अकाली दल के साथ, अब के पहली बार अकेली लड़ी है। पहले 20-25 सीट लड़ती है, अब के 65 लड़ी है, तो जब 65 लड़ेगी तो मेरा ये मानना है कि रिजल्ट भी पहले से अच्छे आए। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है और इसी बीच वहां फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यूक्रेन में फंसे नागरिकों के मुद्दे को सरकार ने गंभीरता से लिया है। आज पूरे देश में विश्वास खड़ा हुआ है कि किसी भी संकट के समय में, किसी भी संकट की घड़ी में भारत सरकार और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमें संकट से निकालेंगे। 20,000 से अधिक जो भारत के नागरिक, अधिकांश उसमें विद्यार्थी जो यूक्रेन में फंसे थे, उनको मात्र 3 हफ्ते के अंदर भारत में लौटा लेना, ये हम सभी भारत के नागरिकों के लिए बहुत गर्व की बात है। और एक और उदाहरण है कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की एक साख पूरे विश्व में जो बनाई है, उसका लाभ भारत को लगातार मिलता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को बड़े ही गंभीरता से खुद लिया। मुझे याद आता है लगभग 8 हाई लेवल मीटिंग्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की इस विषय में। हर मीटिंग के बाद बड़े कठोर कदम उठाए जाते थे, कैसे एक एक बच्चे को, एक एक नागरिक को भारत वापस लौटाया जाए। और हर मीटिंग में अंत में ये जरूर कहते थे कि एक एक की चिंता करनी है, सबको वापस लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 11 बार इस संकट की घड़ी में विश्व के बड़े बड़े नेताओं से बात की। कूटनीति का हर संभव प्रयोग किया गया जिससे हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित फिर भारत लौट सकें। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ 3 बार, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूक्रेन के, उनके साथ 2 बार, जो 5 राज्य यूक्रेन के साथ लगे हुए हैं, उन 5 राज्यों के सरकार के प्रमुख के साथ हर संभव कदम उठा के आज हमें ये गर्व है कि जो आखिरी बैच था स्टूडेंट्स का, वो भी अब जो युद्ध का इलाका है उसमें से निकल के पश्चिमी यूक्रेन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।
लिवर में थोड़े ही समय में पहुंच जाएगा और उन्हें वहां से बॉर्डर से पार करके नजदीक के देश में लाके भारत वापस ले आया जाएगा। यमुनानगर के कई सरकारी विभाग नगर निगम के कर्जदार हैं क्योंकि इन सरकारी विभागों का करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है जो इन विभागों ने जमा नहीं करवाया है। हालांकि अब हरियाणा सरकार ने 100% ब्याज माफी के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की स्कीम भी दी है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी विभाग ही डिफॉल्टर साबित हो रहे हैं। अब यमुनानगर मेयर मदन चौहान ने सरकारी विभागों के साथ साथ आम जनता से भी अपील की है कि वो 31 मार्च तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स अवश्य जमा कराएं। सरकारी विभागों पर लगभग 14 करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, जिसमें जिला सचिवालय, पीडब्ल्यूडी विभाग, पब्लिक हेल्थ, बिजली विभाग, मार्केट कमेटी, हरियाणा रोडवेज, खेल विभाग के साथ साथ अन्य और विभाग शामिल हैं, जिनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स का करोड़ों रुपया बकाया है, जिनको नगर निगम की ओर से पहले भी नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी विभाग ही प्रॉपर्टी टैक्स का करोड़ों रुपए दबाए बैठे हुए हैं और रिकवरी के लिए अफसरों की कार्रवाई महज नोटिस तक ही अटकी हुई नजर आ रही है। ये हरियाणा सरकार ने हमारे हरियाणा की जनता के लिए जो टैक्स पे ब्याज था उसको रिबेट दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि आप 31 मार्च तक अपना टैक्स जमा कराएं और ब्याज है उसका लाभ उठाएं। 100% जो ब्याज है उसकी माफ़ी की योजना है। और जहां तक सरकारी विभागों पे हमारा टैक्स खड़ा है, पिछले कुछ समय में हमने पीछे से रिकवरी करी थी, खूब पैसे आए। अभी भी 4-5 विभाग ऐसे हैं जिनके पास पीडब्ल्यूडी 2 करोड़ 30 लाख रुपए है, मार्केट कमेटी 255 है, जन स्वास्थ्य 95 है और खेल जो हमारा तेजली खेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है 290 है। लगभग इसके अलावा कहीं 75 लाख है, कहीं 24 लाख है, ऐसा मिलाकर के कुल 14 करोड़ के आसपास हमने इनसे टैक्स लेना है। क्योंकि टैक्स नहीं मिलेगा तो हम सुविधाएं कैसे देंगे? जितनी सुविधाएं देनी है, हमने जो सड़क बनानी है, चाहे स्ट्रीट लाइट का काम करना है, चाहे सफाई देनी है शहर के अंदर, चाहे और किसी तरह की भी ब्यूटिफिकेशन का काम आजकल हमारा चल रहा है, चाहे कहीं शिफ्टिंग का काम है, ये सारा काम पैसे से होने वाला है। और मैं सरकारी विभाग के साथ साथ जनता जनार्दन से भी अपील करना चाहता हूँ कि इसका लाभ उठाएं और सारे पैसे जमा। हरियाणा में अपनी मांगों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के आंदोलन को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। बावजूद इसके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से किसी तरह की बातचीत नहीं की जा रही है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के साथ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने रात भी खुले आसमान के नीचे बिताकर अपना विरोध जताया। इसके साथ ही कहा कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाएगा तो वो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगी। हम आपको प्रदर्शन की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले प्रदर्शन की तस्वीर चरखी दादरी जिले की है तो वहीं दूसरी फरीदाबाद जिले की है। आज हमने दिन में इस महिला दिवस के उपलक्ष्य पे महिला दिवस ना मना के जो 17 तारीख और 3 मार्च को आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के ऊपर पुलिस की जो दमनकारी नीतियां इस सरकार ने अपनाई थी उसके विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला फूका और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम हमने डीसी कार्यालय के में तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। और आज ये 24 घंटे का दिन रात का महापड़ाव है जो कल 11 बजे तक हमारा ये महापड़ाव रहेगा। और सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज महिला दिवस मना रहे हैं और हमारी ये जो महिलाएं हैं वो आज रोड पे रात को बैठी हुई हैं। ये इसमें हम सरकार की निंदा। गुरुग्राम जिला अदालत ने एक शख्स को झूठे केस में फंसाने के मामले की सुनवाई करते हुए गुरुग्राम सीआईए में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए एक सब इंस्पेक्टर को 5 साल तो 3 कांस्टेबलों को 3-3 साल की सजा सुनाई। अदालत ने सब इंस्पेक्टर रामदयाल को 5 साल जबकि हेड कांस्टेबल विनोद, कांस्टेबल सुनील और राजेश को 2009 के दौरान एक निर्दोष शख्स को अवैध तौर पर हिरासत में रखने, झूठे केस में फंसाने और अवैध वसूली जैसे मामले में सुनवाई के दौरान सजा सुनाई है। 3 सितंबर 2009 का है। इसमें एक कंप्लेनेंट है हंसराज राठी, वो राजीव नगर इलाके में हाईटेक साइबर कैफ़े के नाम से साइबर कैफ़े चलाता था। उस साइबर कैफ़े पे 3/9/2009 को सीआईए सेक्टर 46 की टीम ने रेड की और रेड करके उन्होंने उसी दिन हंसराज राठी और उसके 2 जो एम्प्लॉइज़ थे
उनको उठा के वो ले गए CIA सेक्टर 46 में, 2 दिन तक अवैध हिरासत में रखा और 5 सितंबर 2009 को उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करके और उनको जेल में भेज दिया। और उन पर यह आरोप लगाया गया कि ये फर्जी वोटर कार्ड और लोगों के आई कार्ड बनाया करते थे। उस मुकदमे में हंसराज राठी लगभग 1 या 1.5 महीना नवंबर तक वो जेल में रहा, जिसके बाद उसकी ज़मानत हुई। ज़मानत से वो बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने देखा उसकी दुकान को भी गैर कानूनी तरीके से सील किया हुआ था और फिर अदालत के माध्यम से हंसराज राठी ने अपनी दुकान को खुलवाया और खुलवाने के बाद उसने उसको चेक किया तो उसकी दुकान में एक CCTV कैमरा लगा हुआ था, हिडन CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग, उसकी फुटेज हंसराज ने चेक की तो उसमें ये स्पष्ट तौर पे आया कि उस जो वाकया पुलिस जिसको 5/9 का वाकया बता रही है, जिसकी हमने हंसराज को 5/9 को अरेस्ट किया, वो वाकया असल में 3/9/2009 का है। और उन्होंने ये पाया कि हंसराज राठी को इस केस में बिल्कुल झूठा फंसाया गया है, उसके ऊपर गैरकानूनी मुकदमा दर्ज किया है और जो पुलिस अधिकारी इसमें शामिल है उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए। फतेहाबाद के RTO कार्यालय पर ट्रक और कैंटर चालकों ने हंगामा किया। अपने वाहनों को RTO कार्यालय के बाहर खड़ा करके ड्राइवरों की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई। ट्रक और कैंटर चालकों का कहना RTO स्टाफ बेवजह चालान कर रहा है, इसलिए अपने वाहनों को RTO कार्यालय पर खड़ा करके और कोई काम शुरू करेंगे। वहीं RTO विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं एक चालक वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि अहरवा के पास उसकी गाड़ी का 26,000 का चालान किया गया। विरोध करने पर गाड़ी में मौजूद एक पुलिसकर्मी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वहीं चालकों ने कहा कि सरकार नियम सही बना रही है, लेकिन अधिकारी उस पर पलीता लगाने पर जुटे हुए हैं। ओवरलोड के लिए सरकार ने जो नियम बनाया वो चालकों के हित में है और उसका वे पालन कर रहे हैं। पहले एक ही गाड़ी में अधिक लोड भर दिया जाता था, लेकिन अब उस लोड से उनकी 3 गाड़ियों की रोजी रोटी चलती है। इस वीक के अंदर 5-4 जो चलान बिल्कुल इलीगल चलान है जी। 100% गाड़ी के डॉक्यूमेंट 31 मार्च तक कंप्लीट है, परमिट कंप्लीट है, टैक्स कंप्लीट है, सब इलीगल चलान किए हैं इन्होंने। और अब ये कह रहे हैं हम फाइल हमने मेल कर दी, ये कर दी, वो कोई सी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। क्या उच्च अधिकारियों से नहीं मिले इस मामले में? सबसे मिल लिया जी, बिल्कुल घोषणा दे रहे हैं। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।